नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में स्वागत है। अभी तक हमने जो है भाग 1, भाग 2 देख लिया संविधान का। भाग 1 में हमने देखा कि भारतीय संविधान में कौन-कौन से राज्य क्षेत्र हैं, कौन-कौन से ड्यूटीज़ हैं, कौन-कौन से राज्य हैं, उनके बारे में और डिटेल कब उनकी गठन हुआ या उन किसी राज्य का नाम बदलना है तो कैसे नाम बदला जाएगा, किसके पास शक्ति है, ये सब हमने भाग 1 में देखा। भाग 2 में देखा हमने नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन-कौन रहेगा, और फिर देखा गया कि अगर आप संविधान लागू होते या बाद में आपका जन्म कहीं विदेश में हुआ या किसी विदेशी व्यक्ति का, उसमें से कोई एक माता पिता कोई एक अगर भारतीय है, उसका बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो उसकी नागरिकता कैसे डिसाइड की जाएगी, कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब चर्चाएं हमने कर ली हैं डिटेल में। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो जाके देखिए। उससे पहले भी हमने भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है उसकी चर्चा की थी। भारतीय संविधान के स्रोत, विभिन्न शासन प्रणालियाँ जो भी तत्कालीन समय में विश्व के तमाम देशों में थी, प्रणालियाँ कौन कौन सी थी, सबकी तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। और लगभग लगभग कई सारी क्लासें आप देखिएगा। आज करीब हमारी ये जो है 31वीं 32वीं क्लास होगी आपकी। ठीक है, फंडामेंटल राइट तक पहुँचते पहुँचते क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करवाई जाती है हर बार, हर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको। आज से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर हमसे मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में कुछ खास पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें से सबसे पहला देखा जाए तो प्रस्तावना। प्रस्तावना भी पढ़ाया जा चुका है आपको, अनुसूचियां पढ़ाई जा चुकी हैं आपको। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए उसके बाद मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट देखिए सब है, लेकिन जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है उनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका एग्जाम सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव देखा जाता है, वेटेज देखा जाता है, वो है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इनको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म लीजिए आप। इसके बाद जो आता है संघ से, और संघ के सभी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है अधिकरण से। अधिकरण का भी जो भी आयोग हमारे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें से प्रस्तावना बहुत ही इजीली आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपातकाल जो होता है उसके भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो लोगों को कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा जो है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, संघ, ये तीन टॉपिक जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। बाकी अधिकरण और आयोग याद करने वाली चीज हो, इसमें समझाने वाला बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है आपको। परंतु फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और संघ में संघ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जब आती है तो यहाँ से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। तो आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट पहला या दूसरा टॉपिक मान लीजिए आपका, तो मौलिक अधिकार शुरू हो रहा है आपका। हमने एक आपको और चार्ट बनवाया था, उसमें कहा था कि राज्य की परिभाषा, राज्य के अंग क्या क्या होते हैं। राज्य, राज्य में सबसे पहले आएगा भूभाग। बिना भूभाग के कोई राज्य संभव है नहीं है, तो एक भूभाग होना चाहिए। अब भूभाग पे जनसंख्या नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब है राज्य का, जनसंख्या भी होनी चाहिए। जनसंख्या होनी चाहिए। अब अगर भूभाग जनसंख्या है तो जनसंख्या के कुछ साझे हित होंगे। उन साझे हित, जो साझे हित है, कोई एक व्यक्ति उसको सुचारू रूप से कार्य करवाए, सबके जो हित हैं किसी एक व्यक्ति के पास सब लोग मिलकर आपसी समझौते से दे दें, तो उससे बन जाएगी, हमारा राज्य बनेगा या राज्य की सरकार बनेगी। तो एक सरकार की आवश्यकता पड़ती, किस लिए? इस जनसंख्या और भूभाग में सामंजस्य आपस में बनाए रहने के लिए, जनसंख्या आपस सामंजस्य बना रहे, तो इसके लिए एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है। और सरकार आती कैसे है? ये जनसंख्या ही तय करती है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। एक समूह है, उसमें 10 व्यक्ति हैं, वो 10 व्यक्ति के कुछ साझा हित होंगे। मान लीजिए सबके तो एक हित है कि सब लोग खाना तो खाएंगे, सांस लेंगे, पानी पिएंगे, तो ये कुछ साझा हित सबके हैं। सबके अपने अलग अलग अधिकार हैं। इससे अच्छा हमने एक सरकार बनाया और उसको अधिकार दे दिया कि भैया आपका ये कार्य रहेगा कि आप हमको पानी उपलब्ध करवाइए, हवा उपलब्ध करवाइए, बिजली या
स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं आप उपलब्ध करवाइए, हम सबके साझा ही दें। इसके बदले हम आपको कर देंगे, टैक्स देंगे, हम पैसे इसके बदले आपको देंगे, कुछ ना कुछ सुविधाएं आपको देंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सरकार भी चाहिए। ये सब राज्य के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, सरकार। अब ये तीनों पार्ट जो हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, ये तीनों पार्ट संप्रभु होने चाहिए। ठीक है? संप्रभु हो। और जो एक और वर्तमान में मान्यता है राज्य की परिभाषा में, वो है मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मेन पॉइंट होते हैं वो तीन मुख्य रूप से हैं, इसके बाद संप्रभुता आती है चौथे नंबर। हमने भूभाग देख लिया भाग 1 में, जनसंख्या को भाग 2 में हमने देख लिया, परंतु इस जनसंख्या के पास जब तक अधिकार नहीं रहेंगे, तब तक इस जनसंख्या का कोई मतलब नहीं रह गया। तो जनसंख्या के अधिकार, अब इस जनसंख्या के अधिकार क्या कह रहेंगे, उन अधिकारों की बात क्रम से देखिए। आप पहले भूभाग भाग 1 में देखें, फिर हमने भाग 2 में जनसंख्या देखा, अब जनसंख्या के अधिकारों की चर्चा हो रही है, कौन कौन से अधिकार हैं। फिर देखा जाए कि जनसंख्या के कल्याण के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, जिसको डीपीएसपी कहा गया है। राज्य के नीति, राज्य जो नीतियां बनाएंगी उनको निर्देशित करने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए जो एलिमेंट, जो तत्व हमारे संविधान में लिखे गए हैं, उनको डीपीएसपी कहा गया है। ठीक है। सरकार में भी समझिए, संघ की सरकार रहेगी, राज्य की सरकार रहेगी। सरकार के तीन अंग हो जाएंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी, विधि बनाएगी। तो आप जितने भी संविधान में आर्टिकल है, नियम कानून है, सबसे संबंधित विधि बनाने का कार्य कौन करेगा, विधायिका। यही हम जब फंडामेंटल राइट भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी जितनी विधियां बनाई जाएंगी उसमें संशोधन किया जाएगा, ये शक्ति किसके पास रहेगी, विधायिका। विधायिका कौन है, संसद है संघ में, और राज्य में हमारे राज्य की विधायिका विधानमंडल है। ठीक है, विधानमंडल क्यों कह रहे हैं, विधानसभा ही क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा सिर्फ एक सदन है। विधानमंडल का पार्ट विधानसभा, जैसे संसद का लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे विधानमंडल के पार्ट विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं होता, कुछ गिने चुने राज्यों में विधान परिषद है। तो विधायिका कानून बनाएगी, जैसा कि हमने भाग 2 में देखा था। भाग 2 में क्या देखा, संसद के पास ये अधिकार, या फिर भाग 1 में भी हमने देखा संसद के पास अधिकार, साधारण बहुमत से वो कोई भी संशोधन कर सकती। परंतु जब हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, यहाँ पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत या संविधान का आर्टिकल 368 जो कि कहता है भारतीय संविधान का संशोधन कैसे होगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा जब भी हम भाग 3 में कोई संशोधन करेंगे। ठीक है, भाग 3 किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अधिकार और मौलिक अधिकार दो शब्द हैं। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और आप आपस में बातें कर रहे हैं, टीचर आता है, टीचर आपको कहता है कि आप बात मत करिए, आपको बात नहीं करना है, तो क्या आपके अधिकारों का हनन हुआ, नहीं हुआ। या हमारा या टीचर का अधिकार है कि आपको बात करने से मना कर दे, या तो आपके अधिकारों का हनन नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन आपको कह दे कि आपको बात ही नहीं करना है जिंदगी भर, और जेल में डाल दिया कारण, तो फिर आपके अधिकार ही नहीं, मौलिक अधिकार का हनन होगा, आपके मौलिक अधिकार का। अधिकार और मौलिक अधिकार में बेसिक सा डिफरेंस होता है, अभी हम आगे आने वाली परिभाषाओं से और क्लियर इसको करते चलेंगे। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, तो सर्वांगीण विकास आप हाईलाइट कर लीजिएगा। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें भौतिक मतलब सभी प्रकार के विकास शामिल हो। ठीक है ना, भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं सब इसमें शामिल होते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होता है, अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेगा तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा है नहीं है कि नहीं ही हो पाएगा, जरूरी नहीं कि नहीं ही हो भी सकता है, परंतु ये मूल आधार है, बिना इसके जो है कल्पना करना एक असंभव सा लगेगा। अधिकार आपको ऐसे दे दिए जाए परंतु उनके संविधान द्वारा गारंटी न दी जाए, तो कभी भी आपके अधिकार छीने जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार नहीं होंगे। चलिए आगे देखें, इसमें परिभाषा में क्या लिखा गया है।
ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की कठोर सत्ता और भेदभाव से बचाते हैं और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देते हैं। व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीना अगर है तो इसके लिए मौलिक अधिकार का होना आवश्यक है। नहीं तो राज्य चाहेगा, राज्य या सरकार चाहेगी अपने मनमानी से आपके अधिकारों का हनन करती रहे। किसी भी अधिकार को मौलिक क्यों कह दिया जाता है? कोई भी अधिकार मौलिक क्यों है, इसकी बात हम समझते हैं। मुख्य रूप से दो कारण हैं। जब किसी अधिकार को संविधान द्वारा गारंटी दे दी जाए तो वो अधिकार मौलिक अधिकार हो जाता है। पहला कारण, पहली परिभाषा। जब कोई अधिकार संविधान द्वारा गारंटी दे दिया जाए कि आपकी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, हमारा संविधान इस तक शक्ति देता है आपको, वो मौलिक अधिकार हो गए। साथ में अगर हमारे मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जिनका उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकें, वो हमारे मौलिक अधिकार। दो परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। एक तो हमारा संविधान गारंटी देता है। मौलिक क्यों कहते हैं? दो प्रमुख कारण। पहला, ये अधिकार देश के सर्वोच्च कानून संविधान में लिखे गए हैं और संविधान स्वयं इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है और ये न्याय संगत है। यदि सरकार या कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप इसके बचाव के लिए सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। यहाँ पर दो शब्द है, सरकार या कोई व्यक्ति। इस शब्द को आप डाउन या हाईलाइट किए रहिए। सरकार और कोई व्यक्ति, अभी समझ में आएगा सरकार कौन है। या किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। कानूनी और तकनीकी परिभाषा इसकी क्या है? ये तो परिभाषा हो गई जनरल, आपको समझाने के लिए। कानूनी परिभाषा इसकी देखी जाए तो कानूनी दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो अब यहाँ पर ये हाईलाइट कर लीजिए कि मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है और अगर अनुच्छेदों को देखा जाए तो 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है। नागरिकों को प्रदान किए गए, ये राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं ताकि सरकार तानाशाही ना कर सके। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे, ये कैसे, आपको ये परिभाषा कब आपको ज्यादा समझ में आएगी? जब आप पूरे मौलिक अधिकार को पढ़ लेंगे तब लगेगा आपको, हाँ, बिना इन अधिकारों के सरकार तानाशाह हो सकती है। हो सकता है कि अभी आपको ये परिभाषा उतनी समझ में ना आ रही हो। जब सारे मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा हाँ, बिना इस परिभाषा, ये जो परिभाषा उसको यहाँ पर दी गई मौलिक अधिकार की, वो सही है। नहीं, सरकार तानाशाह हो जाएगी अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने और एक स्वतंत्र समाज में उसे पूर्ण विकास के लिए समाज और राज्य द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो परिभाषाएं जितनी हमने बताई, इन सबको आप बस देखते चलिए। अभी परिभाषाओं को आप जस्टिफाई भी कर पाएंगे। जब हम आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये परिभाषाएं क्यों दी गई। तो यहाँ पर सरकार और व्यक्ति, ये पॉइंट याद रखिए। अभी हम आपको बता रहे हैं सरकार और व्यक्ति, हम हाईलाइट करवा रहे हैं। मौलिक अधिकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? मुख्य विशेषता क्या है? कि मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है। क्यों? संसद चाहे कानून के माध्यम से इन अधिकारों को सीमित कर सकती है या फिर समाप्त भी कर सकती है। जैसे आर्टिकल 31 देखा जाए, संपत्ति का अधिकार था, उसको संसद ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया। तो ये अधिकार अस्थाई नहीं है। परंतु जब भी हम किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त करेंगे तो ये देखना आवश्यक होगा कि वे हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना कर रहे हों। ठीक है ना? मूल ढांचा, मूल ढांचा हमने बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के प्रस्तावना में कहीं ना कहीं निहित होता है कि मूल ढांचा क्या है, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, यही हो गया मूल ढांचा। मूल ढांचा की कोई स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं है। मूल ढांचा क्या होता है उसको समय समय पर न्यायपालिका डिसाइड करती है। ठीक है ना? ये शक्ति न्यायपालिका के पास है कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा। निलंबन, सस्पेंशन, ठीक है ना? मौलिक अधिकार की एक विशेषता है कि ये अस्थाई नहीं है। दूसरी विशेषता है कि इनका निलंबन किया जा सकता है। कब कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, युद्ध की स्थिति में हम
आपके मौलिक, हम मतलब सरकार आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती, टाल सकती है, सस्पेंशन कर सकती है। ये नहीं कि उसको समाप्त कर देगी, समाप्त नहीं कर रही है, सस्पेंशन कर रही है। परंतु दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको सरकार आपातकाल के दौरान भी समाप्त या निलंबित नहीं कर सकती। समाप्त तो गलत बात होगी, लेकिन निलंबित नहीं कर सकती है। वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। असीमित नहीं है। ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो ये जो परिभाषा दी गई एब्सोल्यूट नहीं है, नहीं, इसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जैसे जिनकी हम चर्चा करेंगे, या आप नोट डाउन कर लीजिए। संविधान के जितने भी मूल अधिकार हैं, एक भी निरपेक्ष अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। इसके अपवाद स्वरूप निरपेक्ष क्या होता है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगे। सापेक्ष क्या है, पहले सापेक्ष समझते हैं, निरपेक्ष ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। जो आपको अधिकार, मान लीजिए आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो किसकी विरुद्ध स्वतंत्रता दी गई, किसी के सापेक्ष दी जा रही है ना। एक्स व्यक्ति को स्वतंत्रता है, ये पूर्ण शब्द है। एक्स व्यक्ति को वाई व्यक्ति के एवज में या उसके खिलाफ स्वतंत्रता प्रदान, उसके विरुद्ध स्वतंत्रता है। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम गाली नहीं दे सकते, हम गाली नहीं दे सकते, निरपेक्ष हो जा रहा है। लेकिन सापेक्ष, हम किसी को गाली नहीं, किसी के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, तो सापेक्ष होते हैं। जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सापेक्ष है, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई निर्बंध, कोई ना कोई उचित जो है बंधन, प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु हमारे संविधान में तीन मौलिक अधिकार ऐसे हैं, अपवाद स्वरूप जब भी आपको लिखने का है तो हमारे मौलिक अधिकार आप यही लिखिएगा कि निरपेक्ष नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार सापेक्ष हैं। परंतु अगर बात आती है निरपेक्ष मौलिक अधिकारों की, तो आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 ये निरपेक्ष अधिकार है। छुआछूत, छुआछूत में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा, कोई भी छुआछूत करता है आपसे तो आपका आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। तो आर्टिकल 17 निरपेक्ष है, किसी के सापेक्ष नहीं है कि कोई इस पे प्रतिबंध नहीं है, हर तरीके से प्रतिबंध मुक्त है। कोई भी किसी भी प्रकार से आपके खिलाफ अगर छुआछूत करता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत का निषेध, ठीक है ना, उसका प्रतिषेध। और आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जबरन श्रम, बलात् श्रम, जबरदस्ती अगर आपसे श्रम लिया जाता है तो वो भी निरपेक्ष, किसी भी प्रकार का उस पर प्रतिबंध नहीं है। किसी भी प्रकार से आपसे अगर जबरदस्ती श्रम लिया गया तो वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, तो जबरन श्रम। तो ये कुछ आर्टिकल है, आगे भी इनकी चर्चाएं होती रहेंगी। अभी यहाँ पर क्यों एब्सोल्यूट जब वर्ड आया तो हमने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पर जो हमारे मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है, उनपे उचित प्रतिबंध लगाया गया, कोई ना कोई सीमाएं लगाई गई हैं। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे तब आप देखेंगे, जब उनका हम लैंग्वेज बताएंगे आपको, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उस पर सीमा लगा दी गई है। एक लिमिट तक वो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है, उसके बाहर हमें मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि हमारा, हमको वाक स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, तो हम किसी को गाली देते फिरे, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी को मारते हुए फिरे, इधर उधर घूमे, ऐसा नहीं हो सकता। उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, इसी प्रतिबंध की बात की जा रही है कि उस पर उचित प्रतिबंध है। एक लिमिट तक हमको स्वतंत्रता प्राप्त है, एक लिमिट तक हमको समानता प्राप्त है। उचित प्रतिबंध लगाया गया है किस पर, हमारे मौलिक अधिकारों को, इनकी विशेषता एक रही सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा कवच क्यों, मौलिक अधिकार की एक विशेषता और है कि ये सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही जा सकते हैं। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते। डायरेक्ट की बात की जा रही है, अपील अलग चीज होती है, डायरेक्ट जाने की बात की जा रही है, ठीक है। डायरेक्ट हम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। परंतु
हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 से सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला माना गया है। सुरक्षा कवच है आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 भी मौलिक अधिकार का ही भाग है कि एक मौलिक अधिकार के माध्यम से हम दूसरे मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो जितने मौलिक अधिकार दिए गए थे उनका कोई मतलब नहीं था, सामान्य अधिकार बनकर ही रह जाते। बड़ी बड़ी बातें कर दी गई कि आपके पास समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारे अधिकार हैं। लेकिन इन अधिकारों को, आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ और आप किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं, आपको कोई न्याय दिलाने वाला है ही नहीं, तो फिर उन मौलिक अधिकारों का मतलब क्या रहा? तो इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का नाम है। आगे आप पढ़ेंगे, बस यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, ऐसा नहीं कि आपको पहली बार पढ़ा दिया फिर पढ़ाया नहीं जाएगा, आगे सब चर्चा होंगी। तो अनुच्छेद 32 एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसी को, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। विशेषता क्या क्या रही? अस्थाई नहीं है, निलंबन किया जाता है, असीमित नहीं है। असीमित क्यों नहीं है? उन पर उचित प्रतिबंध लगा हुआ है, सुरक्षा कवच है, मौलिक अधिकार हमारे। अब देखते हैं मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या होता है, या सामान्य अधिकार, जो अधिकार होते हैं, और मौलिक अधिकार, दोनों में अंतर क्या है? क्यों हम कह रहे हैं एक मौलिक अधिकार एक कानूनी सामान्य अधिकार है? सबसे पहले परिभाषा से इसको स्पष्ट करते हैं। ये संविधान द्वारा सुरक्षित और गारंटीकृत बुनियादी अधिकार है। ये अधिकार संविधान में उल्लिखित तो है, उसके साथ साथ संविधान इनकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है। ये सामान्य कानूनों द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। सामान्य कानून अर्थात किसी विधि द्वारा कोई नियम बना दिया गया, कोई मान लीजिए आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा आपको कुछ जो है दंड देने का अधिकार, या कौन कौन से कार्य ऐसे होंगे जो कि आपके अधिकारों का उल्लंघन करें, तो वो कानूनी अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। वो विधियों द्वारा बनाया गया, संविधान उसके सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि उनकी सुरक्षा ही नहीं होगी। फिर वही बात कि एक क्लास में आपको जो है बोलने की आज़ादी नहीं होना, हमारे पास ये अधिकार है कि आपको क्लास में जो है हम ना बोलने दें, है ना, ये हमारा अधिकार है, और हम आपके एक अधिकार का उल्लंघन किए, क्या आप उसके बिना जीवित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? या चलिए छोड़िए, बोलने वाली आज़ादी छोड़ते हैं, खाना खाने की। हम कह रहे हैं जब तक हम क्लास में रहेंगे तब तक आपको नहीं खाना है, ये हमने एक नियम बना दिया, तो आपके अधिकार का उल्लंघन किया कि आप खा नहीं सकते हमारे क्लास में। ठीक, आपका खाने का अधिकार तो आप फ्री ना खा सकते हैं, लेकिन आपके एक अधिकार का हनन हमने कर लिया कि आपको हमारी क्लास में नहीं खाना है। हमने कह दिया आपको खाना ही नहीं खाना है, आज से खाना खाएंगे तो आपको जेल में डाल देंगे, फांसी दे देंगे, मृत्युदंड दे देंगे। हमने आपके एक मौलिक अधिकार का हनन कर दिया। हमने कह दिया कि आप आज से इस पेन से नहीं लिखेंगे, बाकी किसी पेन से लिख सकते। हमने आपके अधिकार का उल्लंघन किया, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया। आप इस पेन के अलावा और किसी पेन से लिख सकते हैं, इसके बिना आपका जीवन अधूरा नहीं रह जाएगा, या आपको जो है जीवन जीने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। हमने आपके अधिकारों का हनन किया, हमने आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया। अधिकार और मौलिक अधिकार में यही एक छोटा सा जनरल सा एग्जाम्पल, नहीं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल क्लास में बीच बीच में देते रहेंगे तो क्लियरिटी और आपको होगी। स्रोत क्या है? हमारे मौलिक अधिकार का स्रोत संविधान है, और संविधान के भाग 3 में इसको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। जबकि कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिनको संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राप्त किया जाता है। संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से अधिकार हमको प्राप्त है। उल्लंघन पर कार्यवाही, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, परंतु सामान्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर
हम पहले निचली अदालत में जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, तो वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हम जो है अपील, अगर उसके निर्णय से हम सहमत नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अगर सहमत नहीं है तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है तो हम सुप्रीम, परंतु जो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ रहे होंगे तो अपील को भी समझेंगे कि अपील में भी कुछ सीमाएं होती। संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य कानूनी अधिकारों में संशोधन करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधारण बहुमत से साधारण तरीके से कानून सरकार बना सकती है, उनको समाप्त कर सकती है, नए जोड़ सकती है। सुरक्षा, ये राज्य की मनमानी शक्तियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य की मनमानी शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा कवच है। राज्य कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, संस्था कह लीजिए, यहाँ पर जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द की एक परिभाषा है। इसको समझने के लिए हमें अनुच्छेद 12 पढ़ना पड़ेगा, तो हम अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे। भी पहले समय जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये राज्य की मनमानी शक्तियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। और कानूनी अधिकार ये व्यक्तियों के आपसी संबंधों और सामान्य व्यवस्था को विनियमित करते हैं। आपसी संबंध, हमारे आपके संबंध कैसे होंगे? बंटवारा हुआ घर का, किसके पास कितना अधिक संपत्ति है, वो समझ लीजिए एक तरीके से। आपसी संबंध और सामान्य व्यवस्था चलाए विनियमन करने के लिए। मौलिक अधिकार का विकास कैसे हुआ, अब एक कहानी ये भी समझिए। अब शायद मौलिक अधिकार क्या होता है, अभी तक क्लास हमने क्या देखा? मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, ठीक है, भाग 3 में है। अब देखते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में अंतर क्या है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ। ऐसी अवधारणा पूरे विश्व में पहली बार कब आई, कहाँ आई, कैसे आई? यूके का मैग्ना कार्टा 1212। उस समय जॉन प्रथम के राजा थे और वो शोषणकारी कानून लागू किए हुए थे, मनमाना कर वसूल कर रहे थे, दमनकारी नीतियां बना रहे थे। इससे प्रभावित होकर जो वहाँ के लोकल राजा थे, या इनके जिनको बोरोन्स कहा जाता है या प्रभु कहा जाता है, ठीक है ना, उन लोगों ने संगठन बनाया और राजा के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि राजा डर कर, जो वहाँ के ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जॉन थे, वो डर कर एक घोषणाओं का अधिकार पत्र लाते हैं। कहते हैं कि अब जितने भी सामंत होंगे इनको कुछ ना कुछ अधिकार, या यहाँ के जो नागरिक होंगे इनको कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाएगा, और ये लिखित रूप से लाते हैं। पूरे विश्व में पहली बार लिखित रूप से अधिकारों की चर्चा राजा जॉन 1215 में की गई थी, उनके द्वारा की गई थी। इसीलिए मतलब जो घोषणा की गई थी उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राजा जॉन द्वारा 1215 में घोषणा की गई अधिकार देने के लिए। क्यों अधिकार दिए गए? वहाँ के सामंत या वहाँ के राजा मांग कर रहे थे, लोकल राजा जो थे या लोकल प्रभु जिनको कहा जाता है, बोरोन्स कहा जाता है, उन्होंने अधिकारों की मांग की, उनका अधिकारों को देने के लिए घोषणा पत्र आता है, और घोषणा पत्र का नाम मैग्ना कार्टा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व में पहली बार अपने प्रकार का घोषणा पत्र था। इसी वजह से कई बार जो है आप देखेंगे इसकी तुलना की जाती है। जैसे अगर भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा देखा जाए तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को माना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच को माना जाता है। ऐसे ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा पहली बार पूरे विश्व में अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र था। उसके बाद हम देखेंगे यूएसए का बिल ऑफ राइट। यूएसए में कहीं ना कहीं ब्रिटेन का अधिकार था। यूएसए 13 छोटे छोटे राज्य कॉलोनियों में बटा हुआ था। वहाँ पे ब्रिटेन का शासन था 13 कॉलोनियों में। जैसे अपने यहाँ ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे, तो वैसे अमेरिका में भी शासन कर रहे थे। वो यहाँ पे जैसे शोषणकारी इनकी नीतियाँ थी, दमनकारी नीतियाँ थी, वैसे वहाँ पर भी थी। ना विधान सभा में या नीतियाँ जो बन रही थी वहाँ पर लोकल लोगों का या वहाँ के लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस, ये नारा उन लोगों ने दिया। वहां पर एक 1773 में बोस्टन टी पार्टी
ये बोस्टन टी पार्टी काफी इंपॉर्टेंट, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बोस्टन टी पार्टी पढ़ाया जाता है आपको, कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को या अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए जब 1973 में कुछ लोगों का समूह, चाहे वो वाशिंगटन या फिर जेफरसन, इन लोगों ने मिलकर, जो वहाँ के नेता थे, बोस्टन नामक बंदरगाह पर चाय से भरा एक जहाज को पलट दिया, समुद्र में फेंक दिया चाय को। उसी को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। बोस्टन टी पार्टी हुई 1773 में। उसके बाद जो है 1776 के आसपास आके विद्रोह और बढ़ता गया, और अंततः अंग्रेज वहां पर हारते हैं। 1783 में यूएसए के नेताओं और ब्रिटेन के बीच आपसी समझौता होता है, और समझौते का परिणाम ये होता है कि अमेरिका का संविधान विश्व में अपने प्रकार का पहला संविधान बनकर तैयार होता है। और उस अमेरिकी संविधान में जो शुरुआत के 10 संशोधन किए गए, उन 10 संशोधनों के समूह को ही हम कहते हैं बिल ऑफ राइट, जो कि 1791 में प्रस्तुत किया गया था। 1791 में 10 संविधान संशोधन, 10 संविधान संशोधनों का समूह। यहाँ पर भी अधिकारों की बात की गई। यहाँ जो 10 संशोधन थे, यहाँ पर भी कुछ अधिकार दिए जाए लोगों को, ऐसी बात की गई। फिर फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, मतलब एक मानव के लिए कौन कौन से राइट होने चाहिए, इसके लिए फ्रांस की क्रांति हुई। उसके परिणाम स्वरूप वहाँ का भी संविधान बनता है, फ्रांस क्रांति फलस्वरूप। और वहाँ पर भी जो है कुछ नागरिक अधिकारों की बात की गई। ऐसे ही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नागरिक अधिकारों की बात की गई है। और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो 1948 में आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक डिक्लेरेशन आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये देखा जाता है कि विश्व युद्ध में इतनी हानि हुई, लोगों के अधिकारों की, जो सामान्य जनता थी जिनको युद्ध से कोई मतलब नहीं था, उनके भी अधिकारों की हानि हुई है। इन सबसे बचने के लिए पूरा वैश्विक स्तर पर 48 देश करीब करीब इस पे हस्ताक्षर करते हैं। उसमें से भारत भी एक देश था, ठीक ना। इन देशों ने मिलकर भारत में क्या, सॉरी, विश्व स्तर पर अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया। ये अधिकार मानव होने के नाते सभी मानव के पास होने चाहिए। तो ये कुछ तत्कालीन समय की गतिविधियां थी, ठीक है। पुराने इतिहास में देखा है, इतिहास कुछ गतिविधियां जिनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इससे सीखा, और हमारे संविधान में इन सबको ऐड किया गया। सबके जो मूल तत्व थे उनको हमारे संविधान में ऐड किया गया। और एक बात समझ लीजिए, जो कि पहले स्रोत में ही बताया जा चुका है, हमारे मौलिक अधिकारों का स्रोत, या हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देख ही लिया। सबसे पहले वुड घोषणा पत्र आया था। ये वैश्विक स्तर पर ये सारी घटनाएं हुई थी, जिनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली। कहीं ना कहीं जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है तो किसी ना किसी घटना से प्रेरित होता है। तो वो सारी घटनाएं हमने आपको बताई। हमारे देश पर करीब करीब अंग्रेजों का 200 से 300 साल तक शासन रहा, 200 400 वर्षों तक शासन रहा। उस शासन के दौरान देखा है 1600 में आ गए थे और 1948 में गए हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1973 से शासन करना स्टार्ट करती है। तो 1973 से आप देख सकते हैं, सॉरी 1773, बार बार 1900 आ जा रहा है। तो भारत में जब ब्रिटिश सरकार का शासन था, उस समय 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में पहली बार अधिकारों की मांग की, कि हमारे नागरिकों को भी कुछ अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने चाहिए। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके एक सदस्य थे, और उनके पिता मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट अपने प्रस्तुत की, उसमें जो है अधिकारों के लिए पुरजोर कोशिश की गई। फिर 1931 में कराची अधिवेशन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर बढ़ चढ़कर मौलिक अधिकारों की मांग को रखा गया। फिर जाके हमारी संविधान सभा में मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी, ठीक है।
ये कुछ फैक्ट हैं जो इतिहास से लेकर या संविधान में सब चीजें हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, वही बात यहाँ पे चर्चा की जा रही। अभी भी हमने मौलिक अधिकार का जो संविधान में प्रावधान है, उसको शुरू नहीं किया। अभी हमने इसका बैकग्राउंड समझा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सामान्य अधिकारों से भिन्न कैसे हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार की अवधारणा पूरे वैश्विक स्तर पर कब आई, और जितनी बातें उसमें छोटी छोटी की गई संविधान से रिलेटेड, उनका बार बार रिविजन आपको होता रहेगा। अब हमें देखना कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार, जो संविधान सभा ने जो मौलिक अधिकार हमको दिए, वो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार ही बचे हुए हैं। क्योंकि अनुच्छेद 1931 के तहत दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसको मौलिक अधिकार से समाप्त किया गया। को संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ए, ठीक है, 301 कह दीजिए, 300 ए में को प्रतिस्थापित कर दिया गया। कहां से? मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक एक करके उन सबकी चर्चा होगी। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये देखिए, मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे। तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया। कानूनी कानूनी अधिकार, जिसमें हम अपनी आने वाली क्लासों में समानता का अधिकार देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक दिए गए हैं, अर्थात अनुच्छेद 23 और 24 में ये आप सब देखते हुए चलिए कितने प्रकार के रहते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 5 प्रकार के समानता के अधिकार हैं। 5 प्रकार। स्वतंत्रता के 4 प्रकार के अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 प्रकार के हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में 2 प्रकार के हैं। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 प्रकार के दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक 4 प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में 2 प्रकार के अधिकार हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार या अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित जो अधिकार हैं, वो अनुच्छेद नंबर 29 से 30 में 2 प्रकार के दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 32 में 1 प्रकार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 13 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 33, 34 और 35 में क्या दिया गया है। एक एक करके इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 12, 13 आज ही कोशिश कर लेंगे समाप्त कर दिया जाए आपका, ठीक है। 33 में दिया गया है कि जो पुलिस या सैन्य बल है उनके संबंध, उनके मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सैन्य बलों के भी उतने ही मौलिक अधिकार रहेंगे जितने हमारे मौलिक अधिकार है? नहीं, उनके अधिकार कुछ सीमित होंगे। तो सैन्य सुरक्षा बलों के या पुलिस के मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल नंबर 33 है। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है? जब कहीं मार्शल लॉ लागू हो, जैसे अफस्पा जैसे कानून, कई सारे कानून ऐसे जहाँ मार्शल लॉ लागू होता है, वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आर्टिकल नंबर 34 कहता है। आर्टिकल नंबर 35 कह रहा है मुख्य रूप से कि हमारे जो मौलिक अधिकार, जितने भी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन सबको लागू करवाने संबंधित संसद के क्या अधिकार रहेंगे, संसद कैसे प्रयास करेगी इन सबको लागू करवाने के। तो आर्टिकल 33, 34, 35 इन सब की चर्चा आने वाली क्लास में होगी।
क्योंकि हमने यहाँ पर सारे आर्टिकल आपको बताए, तो अलग से हमने जो है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा बताता है। 13 जो है संसद की शक्ति, मतलब वहाँ बताता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी विधियाँ या कोई भी ऐसी विधि बना दी गई जो मौलिक अधिकारों के प्रभाव में, मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है, तो उस विधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मौलिक अधिकार संबंधित अगर कोई विधि संसद को बनानी है वो कैसे बनाएगी। तो सारे एक एक क्लास में आपको धीरे धीरे चर्चा की जाएगी। पहले समानता का अधिकार और ये सब चीज़ें एक एक करके चलेंगे। 6 से 7 क्लासें आपकी टोटल मौलिक अधिकार पर होंगी। शुरुआत में हमने मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार का वैश्विक स्तर पर कैसे विकास हुआ, फिर भारतीय स्तर पर कैसे विकास हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रेरणा ली वो कहाँ से ली, वैश्विक स्तर से कैसे प्रेरणा लिया, हमारे जो है स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन तमाम चले थे, या जो भारत के व्यक्तित्व हैं जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी या फिर जो है बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों के जो है विचारों का हमारे संविधान में या मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें हमने देख ली। मौलिक अधिकार हमने देख, उसकी स्ट्रक्चर देख ली, कहाँ से लेकर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक उसका प्रावधान किया गया है। भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, और क्या देखा, इसमें पहले 7 प्रकार थे, अब 6 प्रकार के हो गए हैं। 7वां प्रकार मतलब एक प्रकार जो और था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको समाप्त किया गया है। जितने भी अधिकार थे उन कौन कौन से आर्टिकल उससे संबंधित हैं, आज हम 12-13 पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगली क्लास से समानता का अधिकार स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा क्या होगी। हमारे जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध हमारे दावे हैं। कुछ अपवाद है, उन अपवाद की चर्चा हम करेंगे कि कुछ अधिकार सिर्फ राज्य के विरुद्ध नहीं, व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। जैसे आर्टिकल 15(2) कहता है कि भेदभाव से निषेध, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी से। अगर जैसे सार्वजनिक स्थान, नलकूपों पे या फिर होटलों में, रेस्टोरेंट में, इन सब पे जो है आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता सार्वजनिक रूप या व्यक्तिगत रूप से भी। कोई एक व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राप्त हैं, लेकिन मुख्य रूप से मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। राज्य के विरुद्ध हमारे मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त, राज्य क्या है, राज्य क्या है, तो राज्य शब्द की परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए कि राज्य सिर्फ सरकार है या एक भूभाग से बनी हुई आकृति है। राज्य, राज्य है क्या, तो अनुच्छेद 12 में उसी राज्य की परिभाषा, उसी राज्य को समझाया गया है। इसका अर्थ क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा में मौलिक अधिकार किसके किसके विरुद्ध प्राप्त है, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त, राज्य के तहत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य शब्द में कौन कौन से शामिल हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं और सभी स्थानीय व अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा आपकी हो गई। अनुच्छेद नंबर 12 में आपको ये परिभाषा दी गई है। इसको और विस्तार से अगर समझा जाए तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द के निम्नलिखित 4 निकाय शामिल हैं। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, और स्थानीय निकाय। भारत सरकार और संसद केंद्रीय स्तर पर, कार्यपालिका विधायिका शामिल है इसमें। राज्य शब्द की परिभाषा में कार्यपालिका विधायिका, हमने न्यायपालिका की चर्चा यहाँ पर नहीं की, क्योंकि न्यायपालिका को अभी हम बताएंगे कि न्यायपालिका संबंधित कई सारे विवाद हैं। न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आती है कि नहीं आती है, परंतु राज्य की परिभाषा में अभी जो मुख्य रूप से 4 निकाय आ रहे हैं वो हैं भारत सरकार, संसद जिसमें कार्यपालिका और विधायिका आती है, राज्यों की सरकारें, उनके विधानमंडल जो वहाँ की विधानसभा होती है, या वहाँ की विधायिका और कार्यपालिका को देख लिया जाए, सभी स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी क्या कहते हैं, नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि शामिल इसमें होते हैं। इंडिविजुअल रूप से सदस्य, एक सदस्य की बात नहीं कर रहा, उसमें शामिल जो भी लोग रहेंगे, अगर उनके द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है तो के खिलाफ जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन आता है, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, जितने प्राधिकारी हैं, स्थानीय जो है
लोकल बॉडीज जो है उनके जो अधिकारी हैं, और अन्य प्राधिकारी, अन्य संस्थाएं भी राज्य शब्द की परिभाषा के तहत ही आती हैं। जैसे न्यायपालिका हो गया, न्यायपालिका भी मुख्य रूप से कब आएगी, जब वो अपने यहाँ नियुक्तियां करेगी, जब कोई निर्णय देगी, उस समय वो राज्य की परिभाषा के बाहर है। परंतु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में समय समय पर अधिकारियों की नियुक्तियां भी होती हैं, उसमें जो अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी उस समय वो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। आप समझिए, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, साधारण सी लैंग्वेज में, एक विशेष व्यक्ति, हम और आप तब तक राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं है जब तक कि हम जो है कोई अधिकारी ना हो जाए, और अधिकारी के रूप में जब अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे तब हम राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अगर हम कोई व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं तो हम राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे एक पुलिस है, अपने ड्यूटी के दौरान किसी भी व्यक्ति को एक थप्पड़ मार देता है तो वो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा कि एक व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन किया गया है, एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। लेकिन अगर वो अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, वर्दी में नहीं है, ऑन ड्यूटी नहीं है, व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, कहीं उसकी झड़प हो जाती है तो वो राज्य शब्द की परिभाषा के तहत नहीं आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि पुलिस में है, अब वो जो है आज छुट्टी लेकर गांव आया हुआ है, वर्दी में नहीं है, ना ड्यूटी पे है, छुट्टी पे है, और हमारी उसकी झड़प हो जाती है, वो हमको खूब मारता है क्योंकि पुलिस में है, खूब मारता है, हाथ पैर तोड़ देता है। वो राज्य हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, वो एक व्यक्ति किया है। अधिकारी हो गया, संस्थाएं हो गई, अन्य प्राधिकारी। अब इसको और इलेबोरेट किया जाए, एक वाद आया है अजय हाशियावाद, उसमें कई सारी परिभाषाएं क्लियर की गई हैं, परंतु अभी यहाँ देखते हैं अन्य प्राधिकारी। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि अन्य प्राधिकारी, इसको भी इलेबोरेट किया गया है, इसको भी समय समय पर संशोधित किया गया है। न्यायालय ने विभिन्न फैसलों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि कोई संस्था राज्य है या नहीं। कोई संस्था राज्य के तहत तब आएगी जब उसके कुछ प्राधिकारी वो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, सरकार मतलब भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हो। न्यायालय के विभिन्न फैसलों के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि कोई संस्था राज्य है या नहीं। यदि कोई निकाय सरकार द्वारा नियंत्रित है, सरकार से भारी वित्त पोषण प्राप्त करता है या सार्वजनिक कार्य करता है तो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा। भारी वित्त पोषण प्राप्त करता है या फिर सार्वजनिक कार्य करता है। हमने एक एनजीओ खोला या हमने एक जो है स्कूल खोला, जब तक वो प्राइवेट है तब तक वो राज्य शब्द की परिभाषा के तहत नहीं आया, लेकिन जैसे ही वित्त पोषित होने लगा सरकार द्वारा, वो राज्य शब्द की परिभाषा के तहत आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो एलआईसी जिसमें भारत की हिस्सेदारी है, ओएनजीसी, एफसीआई, सेल, गेल, सरकारी विश्वविद्यालय जितने होते हैं, वैधानिक निकाय होते हैं, ये सब जो है राज्य शब्द की परिभाषा के तहत आते हैं। अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीम 1981 में एक वाद आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 मानक तय किए जिससे पता चला कि कोई संस्था राज्य है या नहीं। किसी भी संस्था को राज्य अगर घोषित करना है तो उस 5 मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और ये 5 मानक कहाँ से आए थे, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीम 1981 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे 5 मानदंड दिए थे। वो 5 मानदंड क्या है, क्या जो कंपनी है क्या उसकी पूरी शेयर पूंजी सरकार के पास है, 100% सरकार ओन करती है, या फिर राज्य उस पर गहरा प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, या तो केंद्र सरकार करे या तो राज्य सरकार करे उस पर नियंत्रण रखे, क्या वह सार्वजनिक महत्व के कार्य कर रही है, जैसे एनजीओज होता है, पब्लिक वेलफेयर के कार्य कर रहा होता है, क्या वह सरकार का कोई विभाग है जिसे निगम में बदला गया है, सरकार का विभाग रहा हो वो, क्या उसे सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। ये सब मुख्य जो है मानदंड रहेंगे, इन पे चर्चा की जाएगी। अगर कोई वित्तीय सहायता ले रहा है, कोई निगम है जो पहले सरकारी था वो प्राइवेट कर दिया गया है, कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है, तो इसके आधार पर हम किसी भी संस्था को राज्य का दर्जा दे सकते हैं। और जब भी जो है हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, और वो राज्य क्या है वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 12 के तहत परिभाषित किया गया राज्य अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या न्यायपालिका राज्य है, अब ये सवाल देखिए उठता रहता है,
और ये इस पर न्यायपालिका ने अपनी स्थिति तय की है। जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करे, जैसे नियुक्तियां करना, न्यायपालिका के कुछ अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्तियां न्यायपालिका खुद करती है। तो अगर उनकी नियुक्ति कर रही है या कोई अन्य प्रशासनिक कार्य कर रही है, ऐसी स्थिति में वह राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। लेकिन जब न्यायपालिका राज्य कार्य या फैसले न्यायिक कार्य या फैसले सुना सुना रही हो, तो उसे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जाए, क्योंकि उसके फैसलों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, बल्कि अपील या समीक्षा की जा सकती है। हम अपील और समीक्षा कर सकते हैं, परंतु चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 12 का महत्व क्या है? अब मान लीजिए कि आपको सारे अधिकार दे दिए गए, इसके विरुद्ध किसी के सापेक्ष अगर नहीं दिए गए, किसी के विरुद्ध नहीं दिए गए, किसी के एवज में नहीं दिए गए, तो वो अधिकार किसी काम के नहीं रहेंगे। तो वो किसके एवज में दिए गए? राज्य के एवज में। राज्य क्या है, उसकी परिभाषा हमने देखी। और अगर ये राज्य की परिभाषा ना होती या अनुच्छेद 12 अगर हमने हटा दिया, तो फिर अधिकार का महत्व क्या रह गया? अधिकार किसके विरुद्ध दिया गया है? हम किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास हम चले गए अनुच्छेद 12 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहे, सुप्रीम कोर्ट से कहे फला व्यक्ति ने हमारे अधिकार का उल्लंघन किया। किस आधार पर कहेंगे फला व्यक्ति ने उल्लंघन किया? हम सबूत सब पेश कर दिए। वो कहा कि क्या कोई उल्लेख नहीं किया गया कौन आपके अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। संविधान तो इसकी चर्चा करता ही नहीं है। तो अनुच्छेद 12 यह तय करता है कि किसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। या सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, हाई कोर्ट की बात आर्टिकल 226 करता है। हम अब आने वाली क्लासों में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 32 के अनुसार करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 12 यह सुनिश्चित करता है कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली हर छोटी बड़ी संस्था नागरिकों के मौलिक अधिकार का सम्मान करे। यदि कोई पुलिस स्टेशन, नगरपालिका या कोई सरकारी कंपनी जैसे एसबीआई में सरकार की हिस्सेदारी 51% के आसपास आपके अधिकारों का हनन करती है, तो आप अनुच्छेद 12 की परिभाषा के कारण ही उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। और अगर ये नहीं होता तो ये लोग उल्लंघन करते रहते, आप इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते थे। निजी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस या निजी व्यक्ति अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो इसलिए राज्य नहीं है। उनके खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला सामान्यतः नहीं बनता जब तक कि वे राज्य के एजेंट के रूप में कार्य ना कर रहे हो। अगर मान लीजिए सरकार ने कोई योजना चलाई और उस योजना की जिम्मेदारी रिलायंस कंपनी को दे दी, वेलफेयर की कोई योजना चला रही, या फिर वो एनजीओ कार्य कर रही है रिलायंस कंपनी, तो जिस समय एनजीओ कार्य करेगी उस समय वो राज्य की परिभाषा के तहत आएगी। अब हम अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 आपको समझ में आया होगा, अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों से असंगत कानून। अगर मौलिक अधिकारों के से हेर फेर करते हुए या इनसे जो है क्लैश करते हुए कोई कानून आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई ऐसे कानून बने हो जो हमारे देश के आजाद होने से पहले बने हो, उन कानूनों पर मौलिक अधिकार का क्या प्रभाव पड़ेगा? या फिर कोई कानून ऐसे बनाए गए जो बाद में बना दिए गए और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इसकी चर्चाएं हमने जो है अनुच्छेद 13 में कर दी। देखिए क्या किया गया है कि हमें मौलिक अधिकार देने से पहले 14 से स्टार्ट होता है, उसके पहले ये सब स्थिति क्लियर कर दी कि राज्य क्या होगा, ये जितने अधिकार हम देने वाले हैं आने वाले आर्टिकलों में, उसके हिसाब से राज्य क्या होगा उसको हम पहले समझा देते हैं, बाद में आप कंफ्यूज मत होइए। कोई विधि है ऐसी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या उससे असंगत है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको आर्टिकल 13 में हम पहले ही बता दे रहे हैं। फिर हम अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सोचिए संविधान निर्माताओं ने कितना ज्यादा दिमाग लगाया कि फिर कौन से मौलिक अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, किसके विरुद्ध ही स्पष्ट रूप से और मौलिक अधिकार वाले भाग में ही लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी लिख देते हैं। मौलिक अधिकारों से असंगत कानून। सरल भाषा में अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता है या उन्हें कम करता है, तो ये कानून शून्य माने जाएंगे या उनको इनवैलिड कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 को 4 क्लॉज में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 क्लॉज थे, एक क्लॉज बाद में जोड़ा गया, तो 4 क्लॉज में जो बांटा गया। पहला क्लॉज क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का एक कहता है संविधान पूर्व विधियां। संविधान जब हमारा लागू हुआ उसके पहले की जो विधियां हैं उसका क्या होगा?
संविधान लागू होने से पहले भारत में जो कानून चल रहे थे, यदि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वे उस सीमा तक रद्द माने जाएंगे जहां तक वे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मतलब एक कानून में लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को, एक कानून आया जिसमें, जो हमारे संविधान लागू होने से पहले आया, किसी व्यक्ति को जेल में डालने की असीमित शक्ति राज्य के पास है। और इसी का एक क्लॉज और था कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे XYZ दंड दिया जाएगा। ठीक है ना, दंड का नाम लिख दिया गया। कोई व्यक्ति, या मान लीजिए लिखा होगा, कोई व्यक्ति XYZ कानून का उल्लंघन करता तो उसे दंड दिया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में तो जो दूसरा बी वाला जो स्टेटमेंट था, ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो ये बना रहेगा, परंतु पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार से असंगत है। तो इतना, ये पूरा कानून, इस कानून का नाम था ABC, ठीक है ना। ABC कानून पूरा नहीं समाप्त हुआ, इस कानून का पहला भाग समाप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि किसी की भी स्वतंत्रता का हनन कर सकती। तो वो बस इतना भाग समाप्त हुआ, भाग B अभी भी पड़ा हुआ, कानून नहीं समाप्त हुआ, कानून का एक पार्ट समाप्त हुआ। यही कहा गया यहाँ पर कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो वह उस सीमा तक रद्द माने जाएंगे जहां तक वे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सारा कानून रद्द नहीं होगा, और सारा कानून अगर असंगत है, सारा कानून भी रद्द किया जा सकता है। उसका कुछ पार्ट असंगत है तो कुछ पार्ट, एक सेब आप लेकर आते हैं, उसका कुछ पार्ट सड़ गया है तो पूरा सेब नहीं फेंकते हैं, उसका वो हिस्सा काट कर आप फेंक देते हैं और बाकी सब खा जाते हैं। भाई अगर अमीर होंगे तो कोई बात नहीं, पूरा फेंक देते होंगे। अनुच्छेद 13(2) संविधान के बाद की विधियां। पहले संविधान के पहले कुछ ऐसी विधि बनी जो असंगत थी तो उस हद तक शून्य मानी गई। ऐसे संविधान के बाद भी अगर राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई गई जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो उस हद तक शून्य हो जाएगी जितना उल्लंघन कर देगी, बाकी कानून वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। यही बात यहाँ पर की गई है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता है। यदि ऐसा कोई कानून बनाता है तो, या बनाया जाता है तो, वह कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा, जहां तक वो उल्लंघन कर रहा है पूरा कानून शून्य नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 13 का 3 क्या कह रहा है कि विधि की परिभाषा, विधि क्या है, कोई नियम कानून, लॉ क्या है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में, विधि की परिभाषा आर्टिकल नंबर 13 के 3 में हम देख रहे हैं। यहाँ विधि का अर्थ बहुत व्यापक है, इसमें केवल संसद के कानून ही नहीं बल्कि निम्नलिखित कानून भी शामिल है। अध्यादेश, सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून ही विधि नहीं माने जाएंगे, बाकी बल्कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, या कोई अधिकारी अपने क्षेत्र में, जिसको प्रदत्त विधायन कहते हैं, डेलीगेटेड लॉ कहते हैं, ये सब लोक प्रशासन में पढ़ेंगे। आने वाली क्लासों में हम प्रदत्त विधायन की चर्चा आपसे करेंगे। तो ये सब जो बिंदु होते, कोई अधिकारी कोई कानून बना दिया आपके क्षेत्र से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में वो भी जो है विधि ही माना जाएगा। और वो विधि भी अगर कोई अध्यादेश, अध्यादेश लाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। सामान्यतः कानून कौन बनाता है, विधायिका, परंतु कुछ परिस्थितियों में कार्यपालिका भी कानून बनाती है, ये हम समझेंगे आने वाली क्लासों में। तो अध्यादेश भी है कोई ऐसी विधि जो अध्यादेश है, कोई आदेश है, कोई उपनियम है, कोई नियम है, अधिसूचना है, या रूढ़ी या प्रथाएं हैं। कोई सामाजिक प्रथाएं भी अगर पहले से चली आ रही हैं वो भी विधि के अंतर्गत आएंगी, और ऐसी प्रथाएं उस हद तक शून्य हो जाएंगी जहां तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही होंगी। जैसे छुआछूत की एक प्रथा थी, वो भी प्रथा ही थी ना, लेकिन वो भी विधि मानी गई, वो भी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, विधि की परिभाषा समझ में आई, राज्य की परिभाषा हमने बताई, विधि की परिभाषा। अब देखें अनुच्छेद 13(4) के तहत क्या कहा गया है। 13(4) के तहत संविधान संशोधन की बात की गई, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड किया गया। ये क्या कहता है, यह बाद में जोड़ा गया 24वां संविधान संशोधन द्वारा। यह कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी।
अगर अनुच्छेद 368 के माध्यम से एक ऐसा संशोधन आता है कि हम आपके मौलिक अधिकार के इस पार्ट का उल्लंघन करते हैं, तो वो विधि शून्य नहीं होगी। हमने अभी तक क्या देखा, कोई विधि अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो शून्य हो जाएगी उस हद तक जिस हद तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही हो। परंतु अगर वो विधि अनुच्छेद 13(4) के तहत लाई गई है या संविधान संशोधन 368 के माध्यम से उसको हमारे संविधान में ऐड किया गया, लाई गई है, तो वो विधि शून्य नहीं होगी, उसको विधि की परिभाषा के तहत नहीं रखा जाएगा। परंतु जो वो विधि लाई गई, अनुच्छेद 368 के माध्यम से हमने एक विधि लाई कि हम किसी को भी जब मन कहे तब फांसी दे सकते हैं, और 368 के माध्यम से हम लाए हैं, तो ये तो विधि की परिभाषा के तहत नहीं आई, लेकिन ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रही है। और मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में आया था। तो अगर मूल ढांचे का उल्लंघन कर रही होगी, मूल संविधान की आत्मा जो संविधान का उद्देश्य है उसका उल्लंघन कर रही, तो वो तो विधि तो रही ही नहीं, विधि समाप्त हो गई। लेकिन कोई ऐसी विधि आई जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, परंतु 368 के माध्यम से आई और मूल ढांचे का भी उल्लंघन नहीं कर, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रही, विधि बनाएगी संसद द्वारा, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन कर रही। लेकिन वो विधि बनाने की प्रक्रिया अगर 368 थी तो वो वैध मानी जाएगी, अवैध नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। सेब का एग्जाम्पल हमने दिया आपको। सेब आप मार्केट से खरीद कर लाए, जो पार्ट खराब था उसको निकाल कर फेंकें, बाकी खा गए। सेब आप ले आए प्रसाद के रूप में, मंदिर से पाए थे, मंदिर का प्रसाद फेंका नहीं जाता। आपने क्या किया, वो सड़ा हुआ पार्ट भी आप खा गए, बस इस हद तक वो था कि कीड़े नहीं लगे थे उसमें। मूल ढांचे का उल्लंघन जब तक वो नहीं कर रहा था, कीड़े नहीं लगे हुए थे। ये तो बाजार से खरीद के लाएंगे ना, उसका थोड़ा बहुत सड़ा रहेगा, काट के निकाल देंगे। मंदिर का है ना, प्रसाद है, प्रसाद को आप पूरी तरीके से नहीं काटेंगे। तो आप प्रसाद, प्रसाद क्या है, आर्टिकल 368 के माध्यम से कोई विधि आई तो वो एक तरीके से प्रसाद है, बशर्ते उसमें कीड़े अगर नहीं पड़े, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किए, तो वो जो है असंगत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आर्टिकल नंबर 12 और 13 आपको समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल नंबर 13 संबंधित और कुछ सिद्धांत है, ये देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण सिद्धांत। न्यायालय अनुच्छेद 13 को लागू करने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत का उपयोग करती है: पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और परित्याग का सिद्धांत। पृथक्करण, यदि किसी कानून का एक हिस्सा खराब है और दूसरा हिस्सा सही है तो केवल खराब हिस्से को ही हटाया जाएगा, पूरे कानून को नहीं। सेब से समझिए आप, ठीक है। आच्छादन का सिद्धांत, यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के कारण दब गया, ये थोड़ा समझने वाली बात, कोई कानून मौलिक अधिकार के कारण दब गया, ठीक है। आप एक एक्स नाम कानून था और जो संविधान लागू होने से पहले चला आ रहा था, हम मौलिक अधिकार लाए और ये कानून असंगत था मौलिक अधिकार से। किसी को भी एक लिमिट से ज्यादा, मतलब कोई जिसकी भी संपत्ति है, पहले से कानून था, मान लीजिए अगर आपके पास ये पेन है तो किसी भी स्थिति में इसको राज्य आपसे छीन नहीं सकता है, ये कानून पहले से था, मान लीजिए। बाद में मौलिक अधिकार बना और कहा गया कुछ स्थिति में समाज कल्याण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार में नहीं लिखा है, अगर कुछ स्थिति में समाज कल्याण के लिए हमें कुछ इस व्यवस्था लागू करनी हो तो मौलिक अधिकार का हनन हम कर सकते हैं। अब ये व्यवस्था आई, समय पे हमने ये व्यवस्था जब तक लाई, जब तक ये व्यवस्था उपस्थित है तब तक हम जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं, या मौलिक अधिकार जब तक, तब तक हम जो पुरानी जो विधि है वो ढकी हुई है। जैसे ही संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ या मौलिक अधिकार हमारा समाप्त हुआ, पुरानी विधि फिर से जो है सामने आ जाएगी। अगर आपके पास जो है टोकरी में सेब है, तो नीचे कोई सेब अगर दब गया तो ऊपर का सेब जब खा के समाप्त होगा तो नीचे का सब सेब ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। वही बात कह रहा है, वो दबी हुई है, समाप्त नहीं हुई है, बस वो दब गई है। तो आच्छादन का सिद्धांत, ढक लेना, किसी चीज को ढक लेना। इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, आता है, ढक लेता है, फिर समाप्त हो जाता है। आप धार्मिक रूप से मत सोचिए, जियोग्राफी के हिसाब से सोचिए। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के कारण दब गया है तो वह मरा नहीं है, बल्कि सुप्त, मतलब गवर्नमेंट मतलब सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, सुप्त अवस्था में है। यदि भविष्य में संविधान बदला जाता है तो वह अधिकार हट जाता है, तो वह कानून फिर से जीवित हो जाएगा। परित्याग का सिद्धांत, भारत में कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता।
आप अपने मर्जी से अपने मौलिक अधिकार को छोड़ नहीं सकते। अनुच्छेद 13 का महत्व क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को शक्ति देता है कि वे सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी गलत कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे। तो अनुच्छेद 12 और 13 पूरे जब तक संविधान पढ़ेंगे, कई जगह इनकी चर्चाएं होती रहेंगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 और 13 हमने डिटेल में आपको समझाया। 12 भी समझाया कि 12 के तहत हमने देखा राज्य की परिभाषा के तहत क्या क्या आता है। राज्य क्या है जिसके खिलाफ हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो राज्य है क्या? अब हम अगली, या ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप घर से सोच कर करके आइएगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है? अगर ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हैं, तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हैं, या फिर कोई अधिकार ऐसे नहीं है जो व्यक्ति के, जैसे अगर हम आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करें और हम राज्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कोई अधिकार का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? सवाल क्या है कि एक मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है या व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है या दोनों के विरुद्ध प्राप्त है ना? ये सवाल है, अगले क्लास में इसका आंसर दिया जाएगा, मतलब आपको दिया जाएगा। बाकी हमने देखा इसमें मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार फिर सामान्य अधिकार क्या होते हैं, दोनों में अंतर समझा। फिर हमने जो है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, उनके प्रेरणा के स्रोत क्या रहे हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों की चर्चा हम आने वाली क्लासों में करेंगे। उससे पहले हमने 12 और 13 देखा, के तहत जो है 12 में देखा राज्य की परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने देखा कोई विधि अगर ऐसी रहती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे तो उसका क्या होगा। ठीक है, अब हम अगली क्लास से समानता का अधिकार पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछे उसका जवाब दिया जाएगा। फिर हम आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल कोशिश किया जाएगा एक क्लास में समाप्त हो जाए, देखा जाएगा। अगर नहीं होता है तो 2 क्लासें ले ली जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।